आज का हमारा टॉपिक है रैंकिंग और रैंकिंग इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो क्वेश्चन, और कम से कम जो है एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। वो एक तो जो मतलब क्वेश्चंस है ना, वो जनरल क्वेश्चंस नहीं है, मतलब उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो क्वेश्चंस हार्ड है। मतलब रैंकिंग में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टॉपिक हार्ड है। इसके दो क्वेश्चन मतलब दो टाइप के क्वेश्चन काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं जस्ट द बेसिक ऑफ द रैंकिंग। तो रैंकिंग पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि एक ही टॉप से रैंक किए हैं, ठीक है, एक लाइन है, लाइन में एक ही टॉप से रैंक किए हैं, फ्रॉम द बॉटम ये है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो एक इसका इजी सा फंडा है, अगर ए जो है 16th है फ्रॉम द टॉप, फाइन, ए जो है 16th है फ्रॉम द टॉप और एक ही बॉटम से रैंक दिया आपको 20, फाइन, बॉटम से रैंक आपको दी है 20, मतलब एक ही दोनों तरफ से रैंक आपको मिल चुकी है, मतलब एक ही टॉप से भी रैंक मिल चुकी है और एक की भाई बॉटम से भी रैंक मिल चुकी है। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये बोलता क्या है कि ए लेट्स सपोज यहां पे खड़ा है, तो ए अगर टॉप से 16th पोजीशन पे खड़ा है तो उसके आगे आगे 15 स्टूडेंट्स खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? तो सिंपल सा मतलब हुआ ना, ए इज 16th फ्रॉम द टॉप, मतलब ए जो है 16th है फ्रॉम द टॉप, तो उसके आगे आगे 16वें नंबर का तो वो बंदा है, तो उसके आगे आगे 15 स्टूडेंट्स खड़े हैं। अब इसी तरीके से ए जो है 20th है फ्रॉम द बॉटम, तो 20th प्लेस पे बॉटम से ये है, तो इसके पीछे पीछे 19 खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? तो सबका सम करना है, तो टोटल निकालने के लिए तो 19 प्लस 15 प्लस 1, बिकॉज ए बी लाइन का ही हिस्सा है, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? 35 इसका राइट आंसर। तो आंसर क्या आ गया? 35 ना। बट ये वाले क्वेश्चंस आपको इस तरीके से नहीं करने हैं, ठीक है। कभी भी अगर एक बंदे की दोनों तरफ दोनों साइड से रैंक आपको दी है, ठीक है, एक ट्री की एक बेंच की, मतलब एक चीज की दोनों तरफ से रैंक आपको मिल गई, तो दोनों रैंक को प्लस करना है, दोनों रैंक्स को प्लस करना है, उसमें से करना है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 35 इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। कभी भी दोनों तरफ से एक बंदे की रैंक आपको मिल जाती है, तो दोनों रैंक को प्लस करना है, उसमें से माइनस करना है 1, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, फाइन। तो ये मतलब इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये वाली जो भाई कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है, इसका हार्ड क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे देखते हैं 60 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, मतलब 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स जो है वो बॉयज की ट्वाइस है, मतलब बॉयज और गर्ल्स में जो रेशो दी है वो क्या देती? 1:2 रेशो जो मिल गई है, मेरे को क्या मिल गई है? 1:2 की रेशो मिल गई है, मतलब लड़का अगर एक होगा तो लड़कियां मिल जाएंगी, तो बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो 60 को किस रेशो में डिवाइड करना है? 2:1 की रेशो में आपको डिवाइड करना है, तो बॉयज निकाल लेते हैं, बॉयज निकाल लो, गर्ल्स निकाल लो, एक पार्ट निकाल लो, दूसरा आपको मिल जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई 1/3, तो 60 मल्टीप्लाई 1/3 क्या आ गया? 20 तो बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है? 60 में से अगर 20 बॉयज हैं तो गर्ल्स बन जाएंगी 40, तो आंसर क्या आ गया? 40, ठीक है। इसके बाद एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उसने बोला आकाश नाम का एक बॉय है, आकाश फीमेल नहीं लोगे आप, गर्ल नहीं लोगे, आकाश इज द बॉय, तो आकाश रैंक 18th फ्रॉम द टॉप, जो आकाश की जो पोजीशन है फ्रॉम द टॉप, जो आकाश की जो रैंक है फ्रॉम द टॉप वो क्या है? 18th है, तो 18th अगर इसकी रैंक है तो इसके आगे आगे भी 17 स्टूडेंट्स खड़े या नहीं खड़े? तो सिंपल सा पॉइंट है ना, 18th नंबर का अगर जो है स्टूडेंट वो है तो उसके आगे आगे 17 स्टूडेंट्स खड़े होंगे, एंड देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ आकाश, यानी कि आकाश से आगे आगे 9 गर्ल्स खड़ी हैं, तो इन 17 में से है ना भाई 17 बच्चे खड़े थे, तो कोई भी बच्चा या तो गर्ल होता है या फिर बॉय होता है, तो इन 17 स्टूडेंट्स में से 9 तो गर्ल्स मिल चुकी है ना, तो 9 गर्ल्स मिल चुकी है, तो बाकी के बच्चे 8 कौन आ गए? बॉयज। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा? देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बिहाइंड हिम इन द लाइन, हिम का मतलब क्या हो गया? बिहाइंड द आकाश इन द लाइन, जो आकाश है उसके पीछे पीछे कितने बॉयज खड़े हैं आपको निकालना है। भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे को टोटल नंबर ऑफ बॉयज के कितने चाहिए थे लाइन में? भाई 20 बॉयज चाहिए थे या फिर नीचे? भाई क्लास में बच्चे 20 है, मतलब बच्चे नहीं, मतलब टोटल बॉयज ही 20 है, टोटल बॉयज ही 20 है, तो 20 बॉयज ही खड़े होंगे ना लाइन में। 20 में से कितने मिल चुके हैं? 20 में से 8 बॉयज तो यहाँ पे मिल चुके हैं, आकाश इज ऑल्सो द बॉय, तो 8 + 1 यानी कि 9 बॉयज तो मिल चुके हैं ना, 9 बॉयज मिल चुके हैं, तो 11 बॉयज बचे हैं, तो 11 बॉयज के लिए एक ही जगह बचती है आकाश से पीछे, तो आकाश से पीछे पीछे कितने बॉयज खड़े हैं? 11 इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। फाइन, तो जस्ट यू नीड टू मेक द चार्ट, एक चार्ट आपको तैयार करना है, ठीक है, एक चार्ट आपको तैयार करना है, उस चार्ट में जो जो डेटा मिलता जाएगा उसको प्लॉट करते जाओ। तो रैंकिंग उतना हार्ड चैप्टर मैं नहीं कहूंगा कि उतना हार्ड चैप्टर है, ठीक है। वन मोर, इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना भी, एक बार खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरी वीडियो प्ले करनी है, ठीक है। P is 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसने आपसे क्या कहा
कि P is 18th from the left end, इस चीज को ध्यान से पढ़ना। इसने क्या लिखा है, लेफ्ट एंड, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ वाला जो एंड है उससे P 18th पोजीशन पे खड़ा है, एंड S is 10th from the right end, S जो है वो 10th है from the right end, and there are 7 students between them, then find the number of total students in the row. And I am sure guys, I am 100% sure कि आपका जो आंसर आया है वो इसमें 35 आया है, अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं करा है। अगर ये क्वेश्चन आप बिल्कुल स्टार्टिंग मतलब अभी कर रहे हो, पहले आपने ये क्वेश्चन चेक नहीं करा था या फिर देखा नहीं है, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का 35 आया है। 35 गलत है, 35 गलत है, आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई 99% बच्चों का, जब मैं क्लास में कराता हूं तो 99% बच्चों का ये आंसर गलत होता है, तो डोंट थिंक अरे मेरे से क्यों गलत हुआ है, तो सभी बच्चों का ये गलत होता है। और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ढूंढता है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढता है जो सारे बच्चों का ही गलत होने के 99% चांसेस हो, ठीक है। तो यहां पे एक बार देखते हैं कि उसने क्या कहा आपसे, उसने कहा कि P is 18th from the left end and S is 10th from the right end, और उन दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन, 7 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं। तो उसने जस्ट मेरे को क्या बताया है कि P और S के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं। अब P के राइट में S है या P के लेफ्ट में S है, उसकी जानकारी तो आपको पता ही नहीं है ना भाई। सिंपल सा लॉजिक है, अगर दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं तो P के राइट में भी S बैठ सकता है और P के लेफ्ट में भी S बैठ सकता है। अब आपका डाउट बन रहा होगा, सर यहाँ पे तो लेफ्ट बोला है, लेफ्ट एंड बोला है, ठीक है। अगेन मैंने डाउट क्लियर कर दिया आपका, सर वहां पे जो है लेफ्ट एंड बोला है, 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, उल्टे हाथ की तरफ वाला जो लाइन का एंड है वहां से P 18th पोजीशन पर है। उसने ये नहीं बोला है कि वो S के लेफ्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। तो कभी भी अगर रीजनिंग में ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, ठीक है, मैंने शायद आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी ये चीज बताई थी कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट कभी भी आएगी तो हमेशा आपको 2 केसेस बनाने हैं, P के उल्टे हाथ की तरफ भी S हो सकता है और P के राइट में भी S हो सकता है। तो केस 1 जो आप लोगों ने बनाया था एकदम जल्दी जल्दी और वीडियो प्ले करी थी कि आंसर सही निकलेगा, बट आंसर सही नहीं निकला, तो यहाँ पे 7 है। अब उसने बोला कि P is 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड कौन सा P है, तो लेफ्ट एंड से 18th पोजीशन पे P है, तो उसके आगे आगे भी 17 स्टूडेंट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सिंपल सा फंडा है, उसके आगे आगे 17 मिलेंगे। नाउ S is 10th फ्रॉम द राइट एंड, अब S जो है 10th है फ्रॉम द राइट एंड, तो उसके पीछे पीछे 9 मिलेंगे। तो यहां से जब सम करोगे इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, 35। 17 प्लस 7 प्लस 9 हो गया 33। 33 में 2 भी जोड़ने हैं बिकॉज P और S की लाइन का हिस्सा है, तो आंसर क्या हो गया 35 इज द राइट आंसर। बट इसके अलावा जो केस 2 बनेगा उसमें 35 आंसर नहीं आएगा। एक बार चेक करा देता हूं, मतलब जो मैं समझा रहा था ना आपको इससे पहले, वो ये समझा रहा था कि इन 17 स्टूडेंट्स में से भी कोई एक बंदा S हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, हो सकता है। तो आप श्योर 35 नहीं बोल सकते हो ना, मतलब एक बार आपने P के राइट में S मान लिया है तो एक बार आपको P के उल्टे हाथ की तरफ भी S मानना पड़ेगा। दोनों के बीच में 7 बच्चे रहेंगे भी। कोई भी केस ट्रू कब होगा, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, कोई भी केस ट्रू कब होगा, जब तीनों की तीनों कंडीशन सही होगी। कोई भी केस में ट्रू कब मान सकता हूं, जब P जो है लेफ्ट हैंड से 18th पर भी मिलेगा, S जो है राइट हैंड से 10th पर भी मिलेगा और दोनों के बीच में 7 बच्चे भी रहेंगे, तभी मैं उस केस को सही बना सकता हूं, ठीक है, तभी मैं बोल सकता हूं कि वो वाला केस सही है, अगर ये तीनों कंडीशन उस केस में सही हो गई। तो इस वाले केस में जो सेकंड केस है, मैंने ये वाली कंडीशन तो सही बना दी कि 7 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे हैं। अब लेफ्ट हैंड कौन सा भी ये है और राइट हैंड कौन सा है, वो ये, तो लेफ्ट हैंड से वो 18th प्लेस पर बैठा है जो P है, S की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट P। तो P जो है वो 18th पर है, तो उसके पीछे उसके आगे आगे तो कोई 17 स्टूडेंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर इस वाले कोने से जो P की रैंक है वो 18th है, तो इसके आगे आगे तो 17 स्टूडेंट्स मिलेंगे ना भाई। तो 17 में से कितने मिल चुके हैं आपको, 17 में से मेरे को 8 बच्चे तो मिल चुके हैं ना भाई। S इज आल्सो द पार्ट, 7 तो ये पड़े हैं और S भी एक बच्चा है, तो 8 बच्चे तो मिल चुके हैं। 17 मेरे को चाहिए थे, जिसमें से 8 बच्चे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो कितने और चाहिए मेरे को और चाहिए 9 स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स डाल देता हूं तो P जो है वो 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बन गया है। इसमें किसको डाउट है तो मेरे से पूछ लो एक बार। तो यहाँ पे जो है अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि P जो है 18th था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 18th था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से वो 18वें नंबर का बंदा है, तो उसके आगे के 17 मिलने चाहिए ना भाई। 17 मेरे को चाहिए 17 ही चाहिए एग्जैक्टली। 17 का आप 18 नहीं कर सकते हो, 17 का आप 16 भी नहीं कर सकते हो। तो 17 में से 8 स्टूडेंट मिल चुके हैं, तो मेरे को 9 और डालने पड़ेंगे, तो P जो है वो 18th बन जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट जो है बनाते हैं, S भी तो सही बनाना है ना मेरे को, S भी तो 10th बनाना है फ्रॉम द राइट हैंड। तो
तो एस भी मेरे को 10th बनाना है फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से अगर एस 10th प्लेस पर है तो उसके पीछे पीछे 9 स्टूडेंट्स बनेंगे नहीं बनेंगे? 9 बनेंगे। 9 में से 7 + 1 8 स्टूडेंट्स तो मिल चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बच्चे चाहिए? एक और बच्चा डाल दूंगा, तो एस जो है वो राइट हैंड से 10th प्लेस पर बन सकता है। तो मैंने तीनों की तीनों कंडीशन सही कर दी। पी जो है लेफ्ट हैंड से 18th पर भी आ गया, एस जो है 10th प्लेस पे आ गया फ्रॉम द राइट हैंड, और दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे। एक चीज भाई इस चीज में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना इस चीज का, अगर P बोला है 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो उसके आगे 17 स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं, ना 17 से एक कम, ना 17 से एक फालतू। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को 17 ही चाहिए, तभी वो वाली कंडीशन सही होगी कि P जो है 18 है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहां से जब सॉल्व करोगे, यहां से जब आंसर निकालोगे, तो ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 आ गया, तो 17 और +2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 19। तो 19 भी उतना ही ठीक है जितना 35 ठीक है। तो आंसर क्या बन गया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। एक ऑप्शन दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये आपके लिए सही आंसर है। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन मैं इसी टाइप का दूंगा, अभी सेम टाइप का एक और क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, फिर आंसर जो है ना मैच करने हैं। ठीक है, P is 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी केस 2 बनाने पड़ेंगे, तो केस 1 तैयार करते हैं कि P जो है 20th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, और P और S के बीच में 18 बच्चे बैठे हैं, और S जो है वो 22nd है फ्रॉम द राइट हैंड, तो उसके पीछे पीछे आ गए 21 स्टूडेंट्स। तो यहां से जब सबका सम निकालोगे तो सम क्या मिल जाएगा? 58, 20 + 18 + 21। ठीक है, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 19 है, तो 19 + 18 + 21 करोगे तो क्या आ जाएगा? 58। 58 में 2 और जोड़ना है, तो आंसर क्या आ गया? 60 आ गया मेरा फर्स्ट केस का आंसर। बस सेकंड केस एक बार बनाना पड़ेगा। जब P के सीधे हाथ की तरफ आपने S मान लिया है, तो P के उल्टे हाथ की तरफ भी S आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब देखोगे तो इन दोनों के बीच में 18 बच्चे चाहिए भाई। 18 दिया है क्वेश्चन में, 18 क्वेश्चन में दिया है, तो 18 स्टूडेंट्स ही चाहिए ना S और P के बीच में। ठीक है, अब चाहे P इधर की तरफ है चाहे उधर की तरफ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसने जो मांगा है कि P शुड बी 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, P शुड बी 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 20th का मतलब क्या हो गया कि P के आगे मेरे को 19 स्टूडेंट चाहिए एग्जैक्टली। तो चीज समझ में आई या नहीं है? P के आगे मेरे को एग्जैक्टली 19 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 19 में से कितने बच्चे मिल चुके हैं भाई? अभी अगर आप देखते हो तो 18 यहाँ पे खड़े हैं, एक बच्चा ये खड़ा है, मेरे को 19 ही चाहिए थे और 19 ही खड़े हैं, तो एक भी बच्चा ऐड करने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो S है वो जो है सेकंड केस में फर्स्ट प्लेस पे आ गया। तो चीज समझ में आ गई? तो ऐसा भी केस हो सकता है जब मेरे को प्लस करने की यहाँ पे जरूरत ना पड़े भाई। मेरे को P के आगे 19 बच्चे चाहिए ना, जितने बच्चे चाहिए, जितने कमी पड़ रही है वो आपको निकालना कि ये पूरा फंडा। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो P के आगे मेरे को 19 चाहिए, 19 के 19 मिल चुके हैं, तो एक भी बच्चा प्लस करने की जरूरत नहीं है। फाइन। अरे इसके बाद चेक करते हैं। इसके बाद उसने क्या बोला कि S शुड बी 22nd फ्रॉम द राइट हैंड। जो S है वो 22nd बनना चाहिए फ्रॉम द राइट हैंड। तो 22nd का मतलब क्या हो गया? उसके पीछे पीछे मेरे को 21 बच्चे चाहिए, बिकॉज़ 22nd पे तो ये है फ्रॉम द राइट हैंड। तो 21 बच्चों में से 19 बच्चे मिल चुके हैं, तो यहाँ पे कितने आ गए? 2 बच्चे। तो 18 + 2 + 2 आंसर क्या बन गया? 22 स्टूडेंट्स इज आल्सो द राइट आंसर। 60 इज आल्सो द राइट आंसर। तो आंसर क्या बन गया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ शॉर्टकट सब जो है स्टार्ट करूंगा। ठीक है, शॉर्टकट स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट केस का कभी भी अगर आपको आंसर निकालना हो, तो जितने भी क्वेश्चन में नंबर्स दिए सबको प्लस कर दो। 20 आ गया, 22 आ गया, दोनों के बीच में बैठे 18, तो 20 + 22 + 18 क्या बन जाएगा? आंसर बन गया 60। फर्स्ट केस का अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं इतना आपको अच्छे से ये इतना समझा दूंगा कि आपको ये पेन के बिना सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी अगर फर्स्ट केस का आंसर आपको निकालना हो तो जितने भी नंबर्स दिए सबको प्लस कर दो। 20 + 22 + 18 आंसर क्या बन गया? 60। ठीक है, फाइन गाइस। अब आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा, सर फर्स्ट केस का भी आंसर निकल जाता है, सेकंड केस का भी निकल जाता है, तो आंसर हम क्यों याद नहीं कर सकते कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आएगा? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपको नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं लगाना है। ठीक है, इफ P is 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो केस 2 बनाते हैं। ठीक है, P is 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो फर्स्ट केस तो इजी है, जितने भी नंबर्स है सबका प्लस कर दोगे। 15 + 11 + 10, यहां से आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन गया 36। तो फर्स्ट केस में कभी भी आपको जो है लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी नंबर्स दिए सबको प्लस कर दोगे। फर्स्ट केस कैसे निकालना है? जितने भी क्वेश्चन में नंबर्स दिए सबका एड अप कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 36 इज द राइट आंसर। अब सेकंड केस पे आ जाओ।
सेकंड केस में यहाँ पे P के राइट में मैंने S ले लिया है, तो P के उल्टे हाथ की तरफ S डालना पड़ेगा। दोनों के बीच में 10 बच्चे हैं, दोनों के बीच में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 ही रहेंगे अभी, 10 का आप मूव नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मूव। आप वो वाली चीज आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे कभी भी। 10 का आप नो नहीं कर पाओगे, 10 का 11 नहीं कर पाओगे, यहाँ पे तो 10 के 10 बच्चे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, उसने बोला कि P is 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो P मेरे को बनाना है 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो उसके आगे आगे मेरे को चाहिए 14 स्टूडेंट्स भी, एग्जैक्टली 14। मैं अगेन एंड अगेन इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं कि एग्जैक्टली 14 नहीं, 14 के आप 15 कर दोगे तो उसकी रैंक चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगी 16, पर क्वेश्चन में क्या दिया है 15। तो 15th रैंक बोला है, तो इसके आगे आगे मेरे को 14 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 14 में से मेरे को 11 बच्चे तो मिल चुके हैं, तो 11 मिल चुके हैं, तो यहाँ पे कितने डालने पड़ेंगे 3 मोर स्टूडेंट्स। भाई अगर मैं यहाँ पे 3 और बच्चे डाल देता हूं तो P की रैंक उल्टे हाथ की तरफ से 15th बन जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन तो सही आपने कर दी है, ये P उल्टे हाथ की तरफ से 15th भी बना दिया है और दोनों के बीच में 10 बच्चे भी बैठा दिए, बट ये कंडीशन भी बची है ना भाई, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। S इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, तो मेरे को जो S है वो 11th बनाना है फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, मेरे को जो S है वो 11th बनाना है फ्रॉम द राइट हैंड। तो 11th का मतलब क्या हुआ, तो 11th का मतलब हुआ कि मेरे को उसके पीछे पीछे एग्जैक्टली 10 बच्चे चाहिए। चीज समझ में आई या नहीं है? अगर S जो है सीधे हाथ की तरफ से 11th नंबर पे बैठा है तो उसके पीछे पीछे 10 बच्चे चाहिए ना आपको, तो 10 बच्चे चाहिए, बट पहले से ही खड़े हैं 11 बच्चे। तो यहाँ पे 10 थे और P एक और है, तो उसके पीछे पीछे पहले से ही 11 बच्चे खड़े हैं, तो अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आप कम नहीं कर सकते हो भाई। आई चीज समझ में? ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर बच्चे यहाँ पे फालतू आ गए हैं तो आप कम नहीं कर सकते हो, बच्चों को भगा नहीं सकते हो भाई, 11 तो रहेंगे। S के पीछे पीछे 11 बच्चे तो खड़े रहेंगे। 11 का 12 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, बट 11 का 10 बनाना इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या बन गया 36 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए नहीं है कि यहाँ पे 2 केस बनते हैं, ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता है। तो वो अब कैसे पहचानना है, ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भी, अगर मैं इसी क्वेश्चन में उन दोनों के बीच में 11 बच्चे लगा देता है, मतलब यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे कोई लेट सपोज क्वेश्चन में 11 बच्चे नहीं है, क्या तब सेकंड केस पॉसिबल बन पाता है या नहीं बन पाता? भाई तब भी नहीं बन पाता, बिकॉज आपने तो बच्चे बढ़ाए हैं ना भाई। अब S और P के बीच में अगर 11 बच्चे डालते हो तो S के पीछे पीछे खड़े हैं 12, तो 12 का 10 ही बनाना भी नॉट पॉसिबल ना, आप बच्चे कम नहीं कर सकते हो भाई। 12 का 13 बना दोगे, 14 बना दोगे, बट 12 का 10 बनाना इज नॉट पॉसिबल। तो अगेन आंसर क्या बन गया, सेकंड केस बन नहीं पाएगा, आंसर इज 36 या 37। आपने एक बच्चा यहाँ पे बढ़ाया है। तो यहाँ पे एक फंडा सीखो, ठीक है, यहाँ पे एक फंडा सीखो, बहुत ध्यान से सुनना भी, अगले 5 मिनट काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो लिमिट नंबर मिला है, भाई व्हाट इज द लिमिट नंबर, जो लिमिट नंबर मिला है वो क्या मिला है, वो मिला है 10। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में भी S से पीछे पीछे मेरे को 10 बच्चे चाहिए थे ना, S के पीछे पीछे मेरे को 10 बच्चे चाहिए थे, तो अगर यहाँ पे 10 बच्चे आ जाते हैं S और P के बीच में, तो 10 + 1 11 बन जाएगा, केस पॉसिबल नहीं बन पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 11 बच्चे रख देता हूं तब भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अगर मैं यहाँ पे 12 बच्चे रख देता हूं तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब 10 और 10 से ज्यादा बच्चे, अगर 10 बच्चे रख दोगे तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और 10 से ज्यादा बच्चे रख दोगे तब भी सेकंड केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट केस। तो ये 10 कहां से आया, ये 10 एक बार जो ढूंढ लेते हैं। ये जो मैं लिमिट नंबर की बात कर रहा था, लिमिट नंबर क्या बन गया 10, यानी कि 10 जो है सारा आंसर अरे आपके लिए जो है ना डिसाइड करेगा क्वेश्चन में। ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर कहां से आया, जो सबसे छोटे वाली रैंक है ना, यानी कि P की एक रैंक दी है और S की एक रैंक दी है, जो भी सबसे छोटा नंबर है उसमें से 1 घटा दो, जो भी सबसे छोटा नंबर है उसमें से 1 घटा दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10। फाइन, जो भी सबसे छोटा नंबर है उसमें से क्या करना है, -1 करना है, तो आंसर क्या मिल गया 10। अब अगर उन दोनों के बीच में 10 या 10 से ज्यादा बच्चे हैं, ये 10 नंबर कहां से आया, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी छोटे वाली रैंक थी उसमें से -1 करोगे तो क्या मिल जाएगा 10। तो 10 हो उन दोनों के बीच में या 10 से ज्यादा बच्चे हो तो सेकंड केस बन नहीं पाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का शॉर्टकट आपको पता है, सारे नंबर्स को प्लस करना है। अगर उन दोनों के बीच में 10 से कम बच्चे हो तो दोनों केस बन जाएंगे। आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइस, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो भी छोटे वाला नंबर है, यानी कि जो भी छोटे वाला रैंक है उसमें से -1 करना है, क्या मिलेगा आपको 10। अगर S और P के बीच में 10 बच्चे या 10 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं,
10 बच्चे या 10 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं तो हमेशा सेकंड केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ज्यादा है तो सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल, कम है तो बोथ केस आर पॉसिबल। भी ये चीज आपको समझनी है, इसको रटना है रट लो, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। वरना इस पे कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनेगा या फिर आंसर ओनली फर्स्ट केस बनेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बताना, जस्ट विद इन 1 सेकेंड आपको इसका आंसर निकालना है। Some boys are sitting in a row. P is sitting 14th from the left. ठीक है, P is sitting 14th from the left. एक नंबर कौन सा मिल गया 14, दूसरा नंबर कौन सा मिल गया Q is 7th from the left hand, Q is 7th from the right hand, sorry Q is 7th from the right hand. If there are 4 boys between them, 4 बच्चे बैठे हैं तो छोटे वाली रैंक कौन सी है, छोटे वाली रैंक 7 है, 7 में से -1 करोगे क्या मिल गया आपको 6, 7 में से -1 करोगे क्या मिल गया आपको 6, तो 6 से कम बच्चे बैठे हैं ना, 6 से कम बच्चे बैठे हैं तो आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कम है तो दोनों केसेस बन जाते हैं, दोनों केसेस बन गए हैं तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट्स ऑल। वो कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि फर्स्ट केस का बता दो या सेकंड केस का बता दो, वो आपसे 2 तरीके के आंसर बन सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके के आंसर बन सकते हैं, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर ओनली फर्स्ट केस की वैल्यू, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो ये मतलब ये वाला टाइप आपके लिए समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो इसके विद इन आपको 2-3 सेकंड आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। पर आपको क्या दिया है, इन अ रो ऑफ पर्संस, यानी कि एक रो में कुछ बच्चे बैठे हैं। इफ A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their positions, यानी कि पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर ली है। मतलब क्या हो गया, A की जगह पे B आ गया, B की जगह पे A जो है चला गया है। इंटरचेंज के बाद क्या हुआ कि A जो है लेफ्ट हैंड साइड से 15th पोजीशन पे बन गया है। मतलब जो जिस प्लेस पे अभी A है, जिस प्लेस पे अभी A है, उस प्लेस की लेफ्ट एंड से पोजीशन क्या मिल गई है 15th। अब उसी प्लेस पे पहले कौन था, बिना B था या नहीं था भाई, उसी प्लेस की बात कर रहा हूं, नए प्लेस की बात कर रहा हूं भाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस। जो प्लेस है, जो B की जो प्लेस थी, उस प्लेस पे अब कौन आ चुका है A, तो B की प्लेस की राइट से पोजीशन पता थी और उसी प्लेस की लेफ्ट से भी पोजीशन मिल गई है, तो दोनों को मतलब दोनों तरफ से रैंक मिल चुकी है, दोनों तरफ से रैंक मिल चुकी है, तो दोनों रैंक को प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे 1, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है, लेट्स सपोज किसी बेंच पे B बैठा था, किसी बेंच पे B बैठा था, इस बेंच की राइट हैंड साइड से पोजीशन क्या दी थी 9। भाई बेंच की बात कर रहा हूं, B की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे बेंच पे A भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है। मैं इस बेंच की रैंक की बात कर रहा हूं। इस बेंच की रैंक क्या दे दी आपको, राइट हैंड साइड से 9। अब इसी बेंच पे उठ के कौन आ गया A, भाई जब यहां से B जाएगा तो अपने साथ बेंच लेके तो नहीं जाएगा, फाइन। तो उसी बेंच पे कौन आ गया A। अब इस बेंच की उल्टे हाथ की तरफ से पोजीशन क्या मिल गई है 15th। तो सेम बेंच है ना भाई, बेंच तो सेम है, मतलब प्लेस सेम है। तो उसी प्लेस पे पहले B था, उस प्लेस पे कौन है A है, तो किसी भी प्लेस की दोनों तरफ से रैंक मिल जाती है। तो मैं क्या करता हूं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया था, 15 + 9 - 1, आंसर क्या गया 23। 23 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका जो शॉर्टकट है, ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में भी पेन का यूज नहीं करना है तो इसका शॉर्टकट क्या है, इंटरचेंज के बाद चेक करो किसकी रैंक की है। इंटरचेंज के बाद बोला है A become 15 from the left, यहां पे लेफ्ट दिया ना भाई, इंटरचेंज हुआ है। इंटरचेंज के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे लेफ्ट दिया है या राइट दिया है। लेफ्ट दिया है तो ऊपर जो 2 स्टेटमेंट दी थी, ये वाली 2 स्टेटमेंट दी थी, तो इसमें से राइट वाली आपको पिक करनी है, फाइन। अगर इंटरचेंज के बाद यहाँ पे राइट दिया होता तो मैं ऊपर से लेफ्ट वाली पिक कर लेता। इंटरचेंज के बाद लेफ्ट दिया है तो ऊपर से राइट वाली पिक कर लो। तो लेफ्ट से उसकी रैंक क्या मिल गई 15, राइट से उसकी रैंक क्या मिल गई 9। तो दोनों नंबर को प्लस करना है और माइनस करना है 1, तो आंसर क्या आ गया 23 इज द राइट आंसर। लेफ्ट दिया है तो राइट पिक करना है, राइट दिया तो लेफ्ट पिक करना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन सेम तरीके का है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसको ये एक बार ट्राई करना। दीपक इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट दिया है, यहाँ पे राइट दिया है। इंटरचेंज के बाद क्या बोला है राइट, तो राइट बोला है तो मैं कौन सी स्टेटमेंट पिक करूंगा, लेफ्ट वाली। राइट से रैंक क्या मिलेगी 22, लेफ्ट से रैंक क्या मिलेगी 7, तो 7 + 22 - 1, तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा 18 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। सॉरी 18th नहीं, 22 + 7 क्या हो गया 29 - 1, आंसर क्या आ गया 28 इज द राइट आंसर। इट्स ऑल। तो चीज आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन है जो मैं जिस टाइप की बात कर रहा था, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो ये है इंटरचेंज वाला। तो ये 2 ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जिसपे मैंने पहले 4 क्वेश्चन कराए थे और एक ये है जिसपे मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए, ठीक है। इसके अलावा कुछ देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं रैंकिंग की। ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, ये बेसिकली सेट दिया है, तो ऐसा कोई सेट आएगा तो करीब 3 से 4 क्वेश्चन उसमें डाल सकता है।
इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब एक क्लास है जिसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। तो लेट्स सपोज वो इस तरीके से बैठे हैं, अमर्स रैंक इज 12th, तो उसने जो है अमर की रैंक क्या दी है 12th, ठीक है, अमर की रैंक दी है 12th, तो 12th बॉटम या टॉप नहीं बोला है, तो अमर की रैंक आपको टॉप से मान के चलना है। अपने स्कूल टाइम ध्यान करो, जो मैं बोलता था कि मेरी रैंक 3rd आई है, तो 3rd रैंक भी टॉप से आई है। कुछ बच्चे होंगे जिनकी रैंक फ्रॉम द बॉटम आती थी 3rd, बट वो वाला केस यहाँ पे आपको नहीं लेना है। तो अमर की रैंक 12th है, 12th जो है वो बाय डिफॉल्ट कहां से है, टॉप से। तो अमर की रैंक अगर 12th है तो उसके आगे भी 11 बच्चे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अभी तक मेरे को बॉयज एंड गर्ल्स का हिसाब किताब नहीं पता है, बट मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि अमर की रैंक अगर 12 है तो 12 का मतलब क्या हो गया, उसके आगे 11 बच्चे खड़े हैं, उसमें से कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, वो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसको फाइंड कर लेंगे। इसके बाद उसने क्या बोला, एंड मीताज रैंक इज 8, मीता की जो रैंक है वो 8 है, तो मीता इससे पहले ही आएगी। अगर जो है अमर की रैंक 12 है और मीता की रैंक 8 है, तो उससे पहले ही मीता आपको डालनी पड़ेगी। तो मीता की रैंक अगर 8 है तो मीता के आगे भी 7 बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भाई मीता की रैंक अगर 8 है तो उसके आगे 7 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। सेकंड क्या दिया है, अमर्स रैंक अमंग द बॉयज इज 9, यानी कि अमर की जो रैंक है अमंग द बॉयज, जब मैं लड़कों को खड़ा करता हूं तो अमर जो है वो 9th रैंक पे बैठता है। तो अमर्स रैंक अमंग द बॉयज इज 9, तो लड़कों में उसकी रैंक क्या है, 9th है। तो लड़कों में उसकी रैंक का मतलब क्या हो गया कि उसके आगे 8 बॉयज खड़े हैं, मतलब इन 11 बच्चों में से 8 बॉयज हैं। इन 11 बच्चों में से 8 बॉयज हैं, तो बाकी के बच्चे 3 क्या है, गर्ल्स है। फाइन भाई, इन 11 का ब्रेकअप मिल गया ना आपको, इन 11 बच्चों का ब्रेकअप मिल गया। तो इन 11 बच्चों में से उसने कहा है ना कि अमर की रैंक अगर जो है 9th है अमंग द बॉयज में जब काउंट करोगे तो वो 9th प्लेस पे बैठता है, तो उसके आगे 8 बॉयज हैं, तो उसके आगे 11 बच्चे थे, 11 में से 8 लड़के हैं, तो बाकी के बच्चे 3 क्या बन गई, गर्ल्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मीताज रैंक अमंग द गर्ल्स इज 3rd, मीता की जो रैंक है लड़कियों में 3rd है, तो लड़कियों का मतलब क्या हो गया, अभी उसके आगे 7 स्टूडेंट्स थे, तो अगर लड़कियों में काउंट करा जाए तो मीता तीसरे नंबर की लड़की है, तो उसके आगे 2 गर्ल्स खड़ी हैं, तो 2 गर्ल्स खड़ी हैं, तो बाकी के बच्चे 5 कौन आ गए, बॉयज, बाकी के बच्चे 5 कौन मिल गए, बॉयज, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं भाई। अमर के आगे 11 स्टूडेंट्स थे, 11 बच्चे थे, 11 में से 8 तो मिल चुके हैं, 7 ये खड़े हैं और मीता भी एक जो स्टूडेंट है, तो 8 बच्चे मिल चुके हैं, तो अमर और मीता के बीच में 3 बॉयज आएंगे, गर्ल्स आएंगे, वो चीज नहीं पता है, पर एक चीज पता लग गई कि मीता और अमर के बीच में 3 बच्चे हैं, यानी कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन मीता एंड अमर, ठीक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद और क्या मैं चीज फाइंड कर सकता हूं भाई। मेरे को अमर से आगे टोटल 8 बॉयज चाहिए थे भाई, 3 गर्ल्स चाहिए थी, अमर से आगे मेरे को 3 गर्ल्स चाहिए थी और 8 बॉयज चाहिए थे। 3 गर्ल्स तो मिल चुकी है भाई, एक मीता इज आल्सो द गर्ल और उसके आगे 2 गर्ल्स खड़ी हैं, यानी कि 3 गर्ल्स तो मिल चुकी हैं, 8 बॉयज नहीं मिले हैं, तो 8 में से 5 बॉयज तो मिल चुके हैं ना भैया, 8 में से 5 बॉयज मिल चुके हैं, तो ये 3 के 3 क्या होंगे, बॉयज की तरह, ठीक है। इसके बाद देखते हैं in the class मीता's rank is 52nd from the other end का मतलब क्या होगा, from the bottom जो मीता है वो 52nd रैंक पर है, 52nd from the girls या boys उसने नहीं बोला है। in the class मीता's rank is 52nd from the other end, यानी कि 52nd रैंक की स्टूडेंट मीता है from the bottom, तो उसके पीछे 51 स्टूडेंट चाहिए। 51 में से कितने पहले से खड़े हैं, मीता से पहले 3 तो ये बॉयज खड़े हैं और अमर भी एक खड़ा है, यानी कि 51 में से 4 बच्चे तो मिल चुके हैं ना भाई। 51 में से 4 स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, तो बाकी के बच्चे 47 अमर से पीछे आ गए, 47 स्टूडेंट्स अमर के पीछे खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फ्रॉम द अदर एंड अमर्स रैंक अमंग द बॉयज इज 26, यानी कि अदर एंड फ्रॉम द बॉटम जब मैं काउंट करता हूं तो अमर की रैंक जो बॉयज में निकलती है, अमर की रैंक जो बॉयज में निकलती है वो 26th निकलती है, यानी कि उसके पीछे 25 बॉयज खड़े हैं, तो इन 47 में से 25 बॉयज हैं, तो बाकी के बच्चे 22 क्या बन गई, गर्ल्स की तरह। मेरे को सब कुछ मिल चुका है, ठीक है, सब कुछ मिल चुका है। बॉयज कहां पे खड़े हैं, गर्ल्स कहां पे खड़ी हैं, टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आफ्टर अमर, अमर से पीछे कितनी गर्ल्स है, 22 इज द राइट आंसर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मिल गया 22। सेकंड देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने एक तरीका तो ये है कि सबको प्लस कर दो, बाकी एक तरीका ये है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को देखो। मीता की रैंक मेरे को टॉप से दी थी, क्या दी थी 8, और मीता की ही रैंक फ्रॉम द बॉटम भी क्या मिल गई है 52nd, तो अगर एक ही बंदे की दोनों तरफ से रैंक आपको मिल जाती है, तो आप क्या करते हो, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों रैंक को प्लस करोगे और उसमें से माइनस कर दोगे 1, तो आंसर क्या आ गया 59।
फाइन गाइस, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या करता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है, बट उसमें हिंट छोड़ देता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने का। एक बंदे की दोनों तरफ से रैंक डाल देगा, तो दोनों तरफ से रैंक मिल गई तो दोनों को प्लस माइनस 1, आंसर क्या गया 59 इस तरह का आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन करते हैं रैंकिंग पे ही। दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम। ठीक है, 3 persons A and B, A, B, C are standing in the queue. There are 5 persons between A and B. A और B के बीच में 5 बंदे बैठे हैं और 8 बंदे बैठे हैं B और C के बीच में। If there are 3 persons ahead of C, C के आगे 3 है और A के पीछे 21 है। What could be the minimum number of students या minimum number of persons in the queue? तो यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मिनिमम और मैक्सिमम का केस। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, मेरे को ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंक्रीज करने हैं, मतलब मेरे को बढ़ाने हैं, नए नए बच्चे लाने हैं। मिनिमम का मतलब क्या हो गया, मेरे को नए बच्चे कम से कम लाने हैं। चीज समझ में आई या नहीं? मिनिमम का मतलब क्या हो गया, नए बच्चे आपको कम से कम लाइन में ऐड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किससे क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, सी से, बिकॉज सी की मेरे को एक तरफ से रैंक दी है, सी की मेरे को टॉप से रैंक दी है, बिकॉज उसके आगे आगे 3 बच्चे बैठे हैं, 3 persons ahead of C, तो उसके आगे आगे 3 बैठा है। फिर इसके बाद आपको स्टेटमेंट ढूंढनी है जिसमें सी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है। तो उसने बोला 8 persons बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में 8 बच्चों का गैप है, यानी कि उन दोनों के बीच में 8 बच्चे बैठे हैं। तो इस वाली स्टेटमेंट के केस बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था 8 persons बिटवीन बी एंड सी, तो बी के ऊपर सी है या बी के नीचे सी है ये आपको नहीं पता है, तो दोनों ही केस आपको मान के चलने पड़ेंगे। बट यहाँ पे सी के ऊपर आप बी नहीं डाल पाओगे, बिकॉज सी के ऊपर मैक्सिमम 3 बच्चे हैं, बी और सी के बीच में आपको 8 बच्चे बनाने हैं, तो बी उसके नीचे ही आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आगे उन दोनों के बीच में 8 बच्चे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद उसने बोला है कि ए और बी के बीच में 5 बच्चे हैं। अब इस वाली स्टेटमेंट से क्लियर होगा कि मिनिमम निकालना है या फिर मैक्सिमम निकालना है। मिनिमम भी इसी वाली स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं और मैक्सिमम भी इसी वाली स्टेटमेंट से निकालना पड़ेगा। देयर आर 3 persons बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 5 बच्चों का गैप है। अब बी अगर यहां पे बैठा है, अब मैं बोल सकता हूं भी ए यहां पे भी आ सकता है और ए यहां पे भी आ सकता है, तो कोई सा एक ए लेके मिनिमम मिलेगा, कोई सा एक ए लेके आपको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना, भाई उसने बोला कि ए और बी के बीच में 5 बच्चे हैं, तो अगर मैं बी के बाद ए को प्लॉट करता हूं, अगर मैं बी को यहां पे डालता हूं, तो ये जो 5 बच्चे आप डालोगे ये नए स्टूडेंट्स आए हैं या फिर नहीं आए हैं? भाई ये आप नए बच्चे लाए हो ना, और मिनिमम निकालने हैं तो नए से नए आपको कम बच्चे लाने पड़ेंगे, यानी कि नए स्टूडेंट्स तो आपको लाने ही नहीं है, आपको अपनी तरफ से फुल कोशिश करनी है कि नए बच्चे लाए। तो अगर मैं ए को बी के बाद रखता हूं तो ये 5 बच्चे नए आए हैं। इन कंपैरिजन अगर मैं ए को बी के ऊपर रखता हूं तो ये जो 5 बच्चे हैं ये नए नहीं है, ये मैंने 8 में से ही निकाल दिया है। तो ये है फंडा। तो कौन सा मिनिमम बनेगा? मिनिमम इस वाले ए को लेके बनेगा, बिकॉज ये 5 तो एक्स्ट्रा है। भाई इन 8 को तो कम नहीं कर पाओगे ना, बी और सी के बीच में अगर 8 बच्चे दिए गए हैं तो ये 8 तो रहेंगे 8 तो रहेंगे। सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा, बेस्ट क्या है कि इन 8 बच्चों का यूज कर लो आप, मतलब 8 बच्चे जो है मैंने बी और सी के बीच में भी बना दिए और इन्हीं बच्चों का यूज कर दिया। जब तो 8 में से 5 और 1 6 बच्चे मिल चुके हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? इसके बाद उसने क्या कहा, इसके बाद उसने लास्ट एक स्टेटमेंट दी है 21 persons बिहाइंड ए, तो ए के पीछे पीछे 21 बच्चे बैठे हैं, तो 21 में से आपको जो है 6 तो मिल चुके हैं, ए के पीछे पीछे निकालने ना, तो ए के पीछे पीछे 5 तो ये है और बी भी एक बच्चा है, तो 5 और 1 6 मिल चुके हैं, तो 6 माइनस करोगे बी के पीछे पीछे आके 15 इस तरह का टोटल निकाल दो। 15 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, 8 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, 3 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, तो 15 + 3 हो गया 18 + 8 हो गया 26 और 26 और 3, ठीक है, सॉरी 15 + 8 हो गया 23, 23 और 3 हो गया 26, तो 26 और 3 आंसर क्या आ जाएगा? 29 स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर। सॉरी 29 नहीं आएगा, 28 आएगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो ये हो गए 26 स्टूडेंट। उसमें प्लस करना पड़ेगा खाली 2, बिकॉज इन 8 बच्चों में से एक है, तो ए तो मैंने 8 में ही काउंट कर लिया ना, तो अलग से उसको प्लस नहीं करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28 इज द राइट आंसर। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला, ठीक है, आज तक एक क्वेश्चन मतलब आ चुका है आपके एग्जाम में, तो यू कांट जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, रैंकिंग में एक और तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देख लेते हैं। हरी इज टॉलर देन मॉन्टी बट शॉर्टर देन सोल, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे लंबा सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे छोटा, 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 फिर एंड में सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, हरी जो है वो मोंटी से लंबा है, मतलब मोंटी यहाँ पे डाल देते हैं, मोंटी से लंबा हरी है, बट शॉर्टर देन सोल,
यानी कि हरी इज टॉलर देन मोंटी बट शॉर्टर देन सोनू, यानी कि हरी जो है वो मोंटी से तो लंबा है बट सोनू से छोटा है, तो सोनू आ जाएगा। हरी इज टॉलर देन मोंटी बट शॉर्टर देन सोनू, हरी जो है वो मोंटी से तो लंबा है बट सोनू से छोटा है, तो हरी आ जाएगा। इस तरीके से एक चार्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मोंटी शॉर्टर देन अनमोल, मोंटी जो है वो अनमोल से छोटा है बट रवि से लंबा है, मतलब मोंटी जो है वो अनमोल से छोटा है बट रवि से लंबा है। तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है भाई, मोंटी अगर रवि से लंबा है तो रवि सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा कौन है वो तो आपको मिल चुका है, बट उसने पूछा क्या है, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन सा मिलेगा वो आपको निकालना। तो मोंटी इज शॉर्टर देन अनमोल, ठीक है। तो मोंटी जो है वो अनमोल से छोटा है, तो अनमोल यहां पे भी आ सकता है, अनमोल यहां पे भी आ सकता है, और अनमोल जो है वो सबसे ऊपर भी आ सकता है, बिकॉज अनमोल और सोनू में आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। अनमोल यहां पे डालोगे तब भी मोंटी उससे छोटा है, अनमोल यहां पे डालोगे तब भी उससे छोटा है, अनमोल यहां पे डालोगे तब भी उससे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन कौन सा हो आंसर बन सकते हैं, या तो सोनू या फिर अनमोल। तो आंसर क्या आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन मतलब जल्दबाजी में गलत करने वाले हैं, वैसे इतनी इजी क्वेश्चन है कि मतलब बच्चे इनको जनरली गलत नहीं करते हैं, बट जल्दबाजी में अगर अपना दिमाग चलाओगे आप तो ये क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है। तो रैंकिंग आपका टॉपिक हुआ खत्म। इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyIQ@gmail.com, and thanks a lot guys।